सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार भूमिहार और सियासत, जमाना दुश्मन क्यों की दूसरी कड़ी के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की कुर्सी संभाली, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तो सियासी गलियारे में भूमिहारों को लेकर कानाफूसी शुरू हुई थी। और फिर नीतीश कुमार ने किस तरीके से सारे भ्रम तोड़ डाले जो भूमिहारों को लेकर बने थे या बनाए गए थे। पहली कड़ी में आपको मैंने बताया था कि सिर्फ अशोक चौधरी ही नहीं, बिहार के अनेक नेताओं को खुजली होती है भूमिहारों से। लालू प्रसाद ने तो बहुत बाद में भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। समाजवाद के पुरोधा जयप्रकाश नारायण को तो आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद खुजली होने लगी थी और उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को पत्र लिखकर, खुला पत्र लिखकर भूमिहार राज पर हमला बोला था और बाद में भूमिहारों पर अंकुश लगाने का काम निरंतर चलता रहा। तो जब लालू राबड़ी राज का अवसान हुआ और भाजपा के सहयोग से नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके साथ ही सियासी गलियारे में भूमिहारों को तरजीह मिलने की कानाफूसी शुरू हो गई। चौतरफा हमले हुए, कुर्मी को ताज, भूमिहार का राज, ये बातें कही गई थी। करो और की कूटनीति में माहिर नीतीश कुमार ने कुछ ही दिनों में सारे भ्रम तोड़ डाले। बिहार में जातियां नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही हैं। गौर से देखें तो यहाँ जाति शाश्वत है, जातियां सार्वकालिक हैं। जाति है तभी सरकार है, जाति के सिवा कुछ भी नहीं है। सरकारें आती है जाती है, नेता आते हैं जाते हैं, जातियों का राज कायम रहता है। बिहार में बाढ़ हर साल आती है चली जाती है, मगर यहाँ से जाति नहीं जाती है। बाढ़ आफत नहीं अवसर है, सांप नहीं गहना है। डूबने दीजिए बाढ़ में बिहार को, टूट रहे हैं तो टूटने दीजिए बांध तटबंध, बहने दीजिए सड़कें, नदियों की तेज धारा में कटने दीजिए मकान, खेत खलिहान। बिहार को केंद्र से मांगने दीजिए अनुदान और बांटने दीजिए खैरात। इंजीनियर ठेकेदार की कारगुजारी से नदियां पानी फैला रही है और राजनेता जातीय नफरत फैला रहे हैं। एक ओर करोड़ों की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है और दूसरी ओर हमारे मंत्री, सांसद और राजनेता एक दूसरे की जाति और उनकी हैसियत का पता लगाने में जुटे हैं। सरकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं से सत्ता नहीं मिलती। किसी जाति को अपमानित करने, गाली देने और नीचा दिखाने से पार्टियों का ग्राफ बढ़ता घटता है। इसलिए सबको बाढ़ नहीं, जाति की पड़ी है। अगर बिहार की बदहाली दूर करनी है तो पहले यह तय करना है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गरेड़िया हैं या यादव। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यह सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उठा रहे हैं। वह लालू प्रसाद की जाति और तेजस्वी यादव की डिग्री पूछ रहे हैं। लालू प्रसाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। वो मुसहर हैं क्या? मतलब वह मांझी मुसहर हैं क्या? बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर गाली सुनने से अच्छा है जनता का ध्यान भटकाना। लिहाजा जीतन राम मांझी ने भी करारा जवाब दिया। विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। दलितों के घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू यानी गरेड़ी जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वह भी कहकर दिखाएं कि हम गरेड़ी हैं। बात जातीय गणना की करेंगे तो जातीय गणना के माध्यम से नीतीश तेजस्वी ने समाज में नफरत के जो बीज डाले वह फसल बनकर लहलहा रही है। अलग अलग जातियां जन रिपोर्ट के आंकड़ों में गड़बड़ी और सियासी हकमारी का आरोप लगाकर तरह तरह की बातें कर रही है।
पिछले 34 वर्षों से खासकर जाति व खानदान के की बंदरबांट करने वाले नेता आज भी भूमिहारों को कटघरे में खड़ा करने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। सच्चाई यह है कि चुनावी टिकट, नौकरी या सत्ता की राबड़ी बांटने में भूमिहार 3.5 दशकों से कहीं नहीं है। अगर अति पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों या अल्पसंख्यकों की सियासी आर्थिक हकमारी हो रही है तो इसके लिए पिछले 34 सालों के शासक दोषी हैं। अब 34 सालों के शासक कौन हैं आप खुद तय कर सकते हैं। पंचायत से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक, पुलिस थाने से जिला मुख्यालय तक एक नया दबंग वर्ग पैर जमा चुका है। कम जातियाँ जो है वह समझने लगी है कि हकमारी कौन कर रहा है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि जिन भूमिहारों को 1990-95 में भूरा बाल साफ करो के नारे से खदेड़ा गया, सियासत से उखाड़ फेंका गया, उन्हें ही समाज में बार बार खलनायक दिखाने की हरकत की जा रही है। आप इसे घिनौनी हरकत भी कह ले सकते हैं। अक्सर आहत भूमिहारे सवाल पूछते हैं कि आखिर समाज में हमसे इतनी नफरत, ईर्ष्या क्यों है। हमने समाज के विकास के लिए शिक्षण संस्थानों का जाल बिछाया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाया, मंदिरों का निर्माण कराया, नौकरियां छीन ली, जमींदारी चली गई और सियासत में हाशिए पर धकेल दिए गए, फिर भी दौरे जमाना हमारा दुश्मन क्यों बना है। इस सवाल का जवाब समग्र रूप से समझने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि मानव सभ्यता की इतिहास संपदाओं, संसाधनों और अवसर की छीना झपटी की लड़ाई से भरा पड़ा है। जब देश आज़ाद हो रहा था, आजीविका का एकमात्र साधन उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ा था तो कृषि थी और सर्वाधिक जमीन भूमिहारों के पास थी। जिन जातियों के पास भूमिहारों के बराबर जमीन थी, अपेक्षाकृत बहुत कम जमीन थी या भूमिहीन थे, उन सबको यह विषमता खलती थी। सियासी दबदबा भी भूमिहारों में से ईर्ष्या का बड़ा कारण रहा है। जमींदारी के साथ साथ सियासत में भी भूमिहारों का बोलबाला था। बड़ी संख्या में भूमिहार सांसद व विधायक निर्वाचित होते थे। रही सही कसर प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने की ताजपोशी ने पूरी कर दी। हालांकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को स्वतंत्रता संग्राम में उनके अहम योगदान, त्याग, संघर्ष, नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल की वजह से मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वह और उनकी वजह से भूमिहार हमेशा दूसरी जातियों की आंखों की किरकिरी बने रहे। जब हम किसी व्यक्ति या समाज को अपने व्यक्तित्व, प्रतिभा और योग्यता की बदौलत परास्त नहीं कर पाते हैं तो उस जाति पर वार करते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कुशल प्रशासक और निर्भीक राजनेता थे। सियासत में उन्हें शिकस्त देना असंभव था, लिहाजा उनकी घेराबंदी के लिए उन पर भूमिहार का आरोप मढ़ा गया। इन बातों से बेफिक्र डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बरौनी सिंदरी से आदित्यपुर हटिया ने जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर में एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई थी तक बुलंद की बुनियाद डाल रहे थे और कांग्रेसी सोशलिस्ट दिग्गजों की जमात उन्हें बदनाम कर फलसाइशों को सरेआम अंजाम दे रही थी। विडंबना यह है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कीचड़ उछालने में जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। सबकी नाराजगी के अलग अलग कारण थे। आप देखेंगे कि 1957 में चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हार गए थे। जयप्रकाश नारायण की सिफारिश के बावजूद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कृष्ण वल्लभ सहाय को कुछ नहीं बनाया। नाराज जयप्रकाश नारायण ने उन पर भूमिहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने उन्हें पत्र लिखा, यू हैव टर्न्ड बिहार इनटू भूमिहार राज। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने भी उन्हें बेहद तीखा जवाब भेजा। यू आर गाइडेड बाय कदम कुआं ब्रेन ट्रस्ट। कदम कुआं ब्रेन ट्रस्ट से उनका इशारा कायस्थों के जातीय सम्मेलनों की ओर था। जयप्रकाश नारायण यही नहीं रुकते हैं, वह लोकतांत्रिक प्रणाली में मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लिखित गारंटी मांगते हैं कि उनके बाद सूबे का कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि मुख्यमंत्री का चयन विधानसभा के सदस्य करेंगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसी सोच रखने वाले नेताओं ने कांग्रेस
विधायक दल में पर्याप्त समर्थन रखने वाले महेश प्रसाद सिंह को अगला मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। विधायक दल के नेता के चयन में कांग्रेस पर्यवेक्षक नीलम संजीवा रेड्डी की पक्षपातपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। हालांकि संपूर्ण क्रांति के नारे पर जेपी ने जब छात्र आंदोलन चलाया तो भले ही वे सत्ता परिवर्तन कराने में सफल हुए, व्यवस्था परिवर्तन का नारा ढकोसला साबित हुआ। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादियों की ऐसी टोली को सियासी कमान सौंपी जिन्होंने बिहार की सियासत को भ्रष्टाचार, वंशवाद और जातिवाद की त्रिवेणी बना डाला। तो सियासत से भूमिहारों को खदेड़ने की मुहिम आज तक जारी है। भूमिहार सांसद विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। कभी भूमिहार पटना, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, कटिहार और बलिया से सांसद निर्वाचित होते थे। आज बेगूसराय, नवादा और मुंगेर में सिमट गए हैं। एनडीए ने तो उत्तर बिहार के बेगूसराय के अलावा किसी संसदीय सीट पर भूमिहार को प्रत्याशी ही नहीं बनाया। भूमिहारों से ईर्ष्या का तीसरा बड़ा कारण उनकी बौद्धिक संपदा है। भूमिहार ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो कुदाल के साथ साथ कलम चलाना भी जानती है। तो भूमिहारों में शिक्षा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक शिक्षण संस्थान इसी जाति के द्वारा स्थापित किए गए। संक्षेप में कहे तो आज़ादी के बाद भूमिहार अपनी योग्यता के बूते सरकारी नौकरियों में पर्याप्त हिस्सेदारी लेने लगे। भूमिहारों का दर्द इस बात पर छलकता है कि समाज में उन्हें हिकारत की नज़र से देखा जाता है। इसके लिए कुछ हद तक भूमिहारों की नई पीढ़ी दोषी है। कभी भूमिहार समाज पंडित राहुल सांकीर्त्यान, डॉक्टर श्रीकेश सिंह, सर गणेश दत्त स्वामी, सहजानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे कुलभूषणों पर गर्व करता है। भूमिहार कभी बिहार में बुद्धि, विवेक, त्याग, परोपकार और दान की मिसाल रखते थे। तभी तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल को। आज की पीढ़ी तेज बल नहीं बाहुबल के समक्ष नतमस्तक है। भूमिहार के आइकॉन अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और बरमेश्वर सिंह मुखिया हैं। आइकॉन बदलने में सियासतदानों की बड़ी साजिश है। अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए किसी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को कभी बेल दिलवाते हैं तो कभी जेल। ठीक उसी रणनीति के तहत अनंत सिंह को भी बेल व जेल मिलता है। सियासतदान अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज की अलग अलग जातियों से अनंत सिंह और शहाबुद्दीन के नाम पर जयकारा जिंदाबाद कराते रहे हैं। मिस्टर क्लीन को समय समय पर अनंत सिंह के खटाल का दूध वह मीठा लगता है। अनंत सिंह के बेल पर ताली बजाने वाली पीढ़ी भूल जाती है कि उसकी इस हरकत से भूमिहार समाज को हिकारत की नज़र से देखा जाएगा। सवाल यह नहीं है कि शहाबुद्दीन से अनंत सिंह के पराक्रम की तुलना उचित है या अनुचित। सवाल यह है कि भूमिहार ब्राह्मण के आदर्श रामधारी सिंह दिनकर हैं या अनंत सिंह। जवाब जो हो, हम एक बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, जैसे हम शहाबुद्दीन जिंदाबाद चिल्लाने वालों को हिकारत की नज़र से देखते थे, वैसे ही समाज भाई अनंत सिंह मत घबराना चिल्लाने वालों की नारेबाजी से नफरत करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह द्वारा अनंत सिंह को झूठे केस में फंसाने और सजा दिलवाने में सरकार की भूमिका पर से पर्दा उठ चुका है। सरकार सोची समझी रणनीति के तहत बाहुबली को कभी हीरो बनाती है तो फिर कभी झूठे केस में सजा दिलाकर प्रताड़ित करती है। घर से AK-47 बरामद होने के झूठे इल्जाम में अनंत सिंह को 10 साल की सजा होती है। विधानसभा की सदस्यता दी जाती है और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। प्रताड़ित बाहुबली के पक्ष में जातीय सहानुभूति पैदा कराने की मनोवैज्ञानिक कूटनीति से सरकार उस जाति के खिलाफ समाज के अन्य वर्गों में नफरत पैदा करती है। तो ये रही दूसरी कड़ी। तीसरी कड़ी के साथ भी जल्द हाजिर होऊंगा। आपको बता दें कि पहली कड़ी को आपने काफ़ी सराहा, काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आई, कुछ प्रतिक्रियाएँ उत्तेजक भी रही। तो होते हैं समाज में, हर तबके के हर सोच के लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि दूसरी कड़ी को भी आप संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, सराहेंगे और प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे। हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे।
आपको बता दें कि यह जो विश्लेषण है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी का है। विवेश त्रिवेदी बिहार के बहुप्रचारित जो है बहुचर्चित पत्रिका समकालीन तापमान के संपादक हैं। तो नमस्कार।